नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी में। आपके साथ मैं हूं प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शो आप दर्शकों का शो है। आपके तमाम सवालों का एक बड़ा हिस्सा और उस पर एक्सपर्ट्स की जो भरोसेमंद सलाह होती है उसकी एक बड़ी जो सेगमेंट है वो हम लेकर आते हैं और आपकी करवाते हैं बाजार की विशेष तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो बाजार पर देते हैं अपनी खास राय और इसके साथ ही बताते हैं कि ये मोमेंटम जो है बाजार का, इसके हिसाब से किस तरह से आपकी खास तैयारी होनी चाहिए। लेकिन आज के बाजार में हमेशा की तरह क्या होगा खास, वो जान लेते हैं सबसे पहले। तो आज का बाजार और इसके हिसाब से हम बनाएंगे कल की रणनीति। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर कल आएगा फैसला, किस तरह का पोल है ये बताएंगे और बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट, कमाई के मौके कहां बनेंगे ये हम आपको बताएंगे। शो में जुड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना सवाल भेजते वक्त ये ध्यान रखिए कि अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हैं तो ट्विटर पेज और हमारे फेसबुक का पेज पर जाइए, यहाँ पर #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल और हमें अपना सवाल भेजिए। हमारे साथ दो खास मेहमान, केवल पटेल विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से और आस्था जैन सीनियर रिसर्च एनालिस्ट HEM सिक्योरिटीज से जुड़ेंगी और आपको देंगे भरोसेमंद सलाह। और चलिए सबसे पहले बाजार पर निगाह डाल लेते हैं। तो दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार जो था उसमें निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 43 अंक फिसलकर 17,721 के पास बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। टाटा स्टील और हिंडाल्को में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई। मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरावट पर बंद हुए। हालांकि बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। और चलिए बाजार पर सबसे पहले हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ी हुई हैं, उनसे एक खास राय ले लेते हैं। आस्था जी बताएं, जो बाजार है फिलहाल उसको लेकर आप क्या खास सलाह देंगे? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग प्रशांत। देखिए प्रशांत, जिस तरह से अभी जॉब्स डेटा जो आए थे यूएस के, तो उन्होंने फिर से बाजार को एक कहते हैं डाइसी सिचुएशन में डाल दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट में और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक दायरे का कारोबार हमें होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया के पर्टिकुलर फंडामेंटल्स की बात करूं तो हमारे भी एमपीसी जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है वो भी है लाइंड अप। तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट ये मेजर इवेंट्स के लिए चलते हुए अभी भी एक रेंज में हमें घूमता हुआ नजर आएगा। तो अभी मैं सलाह ये दूंगी कि मार्केट्स में कुछ ना करें, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, लेकिन अभी ना करें। थोड़ी गिरावट और आती है तो फिर मैं बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की सलाह दूंगी। लेकिन अभी ऐसा लगता है मार्केट एक दायरे में रहेगा, तो अभी मार्केट में वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहनी चाहिए और उसी लिहाज से ट्रेड के लिए भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिल्कुल, तो फिलहाल मार्केट में वेट एंड वॉच की रणनीति आपको अपनानी चाहिए और आगे इस पर बेहतर नजरिया बनता हुआ नजर आएगा। केवल पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल बहुत बहुत स्वागत आपका। बताएं आप किस तरह से देखते हैं फिलहाल बाजार को? गुड इवनिंग प्रशांत और गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। मुझे बाजार अभी साइडवेज ही लगता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखने जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक रेंज बनी हुई है, तो रेंज में ही रहेगा। निफ्टी में 17,800 और 17,500 के आसपास इस वीक में कारोबार चलना चाहिए। और एक हम इंडिकेटर यूज करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI जिसको बोला जाता है, वो पिछले काफी दिनों से एक बिल्कुल ही सुस्त पड़ा हुआ है, 30-40 की रेंज में चल रहा है। तो जब तक वो 50-60 के आसपास नहीं आता है RSI, तब तक बाजार में कोई इतनी मजबूती नजर नहीं आएगी। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी 42,000 और 42,700 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक ये 42,700 और उस लेवल के ऊपर नहीं जाते तब तक हम तेजी नहीं बोल सकते। हाँ, जिस भी ट्रेडर को अगर किसी रेंज
में प्ले करना है तो 42,700 का और 42,000 का लेवल अच्छा है, जहां पे वो अपनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और सपोर्ट के लिए बैंक निफ्टी में आप 40,950 और 40,350 के आसपास के लेवल ढूंढ सकते हैं, जहां से आप एक स्विंग बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज मार्केट एक रेंज बाउंड ही रहेगा। ये प्रशांत, मार्केट में ये हम देख रहे हैं अभी। तो रेंज बाउंड में मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है। और इन सब के बीच भारतीय एयरटेल के तिमाही नतीजे जारी हो चुके हैं। भारतीय एयरटेल के नतीजे जो रहे वो मिले जुले रहे। कंपनी के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही कंसो आय जो है वो 34,527 करोड़ से बढ़कर 35,804 करोड़ रही। एबिटा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहे हैं। सबसे पहले आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताएं, जो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं और अब चूंकि आप भारतीय एयरटेल के नतीजे भी आए हैं, किस तरह का नजरिया यहाँ इस सेक्टर पे रखती हैं आप? देखिए, टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो सबसे अहम पैरामीटर तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर रहता है, आरपूस जिसे हम बोलते हैं। वो मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़ता हुआ हमने देखा है। 190 से 193 के आसपास मेरे हिसाब से आरपूस आए हैं। तो वो एक बढ़िया यहाँ पे एक पैरामीटर है और वो एक बढ़िया संकेत देता है कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको लेके। इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम एबिटा कहते हैं, वहां पे भी ग्रोथ है और मार्जिन्स में भी मेरे हिसाब से 51 से 51.5 आए हैं। तो नतीजे मैं यहाँ पे मिले जुले कहूंगी और मेरे हिसाब से एक एवरेज नतीजे हैं, लेकिन फिर भी ये स्टॉक ठीक लगता है। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इस पे चलना चाहिए, क्योंकि आरपीयू में बढ़ोतरी है एज वेल एज मार्जिन में भी बढ़ोतरी है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। तो स्टॉक में अगर कोई भी गिरावट आती है तो मैं खरीदारी करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मेरे हिसाब से मामूली गिरावट लेके ये स्टॉक बंद हुआ था। बिल्कुल। और चलिए अब जो है वो दर्शकों के सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह, हरियाणा से हैं और इनका सवाल है, ट्राइडेंट के 500 शेयर इनके पास हैं 42 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं, केवल क्या एडवाइस देंगे आप? बिल्कुल प्रशांत, ट्राइडेंट का जो चार्ट है वो अभी फिलहाल के लिए मुझे वीक नजर आता है। चार्ट के हिसाब से अगर इनके पास ऑलरेडी शेयर पड़े हुए हैं जो कि 42 रुपए के भाव के हैं, तो काफी बड़ा लॉस हो रहा है। अभी एवरेज करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं गुरमीत जी। आप 30 रुपए 29 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर मुझे 15 और 20 के लेवल वापस दिखा सकता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप 29-30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और इसको एवरेज ना करें, उल्टा आप इसमें लॉस बुक करें। खास सलाह मिलती हुई आपको गुरमीत जी। जितेंद्र कुमार हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, JSW एनर्जी के 100 शेयर लिए हैं, भाव है 327 का, इन लेवल्स पर उन्होंने खरीदा है। होल्ड करें या फिर सेल करें? आस्था जी, क्या होगी इनको सलाह? देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो जो नतीजे आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे और उसमें भी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो एक हाई इंटरेस्ट एक्सपेंस था। उसकी वजह से हमने थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखा था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने सॉलिड नहीं थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे मर्चेंट सेल्स जो है इसकी, वो आगे जाते हुए बढ़ती भी नजर आएंगी, क्योंकि अभी मर्चेंट सेल्स में डिक्लाइन था तो वो भी एक प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे सहारा नहीं दे रहा था, लेकिन आगे जाते हुए वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि कमर्शियलाइज होंगे, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हाई है। वैसे भी बड़ा नुकसान हो रहा है, अभी यहाँ पे लॉस बुक करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे हिसाब से 1 साल की समय सीमा मानते हुए इसमें इन्वेस्टेड रहे। अगर आगे बढ़िया यहाँ पे जिस तरह से प्लांट वगैरह कमीशन होंगे तो उससे फायदा होता हुआ नजर आएगा और मेरे हिसाब से शायद आगे इनकी कॉस्ट प्राइस के आने के भी चांसेस हों। तो अभी इन्हें रुकना चाहिए और बने रहना चाहिए स्टॉक में। बिल्कुल, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह आपको। अगले हमारे दर्शक हैं ऋषि कपूर बिहार से और इनके पास रिलायंस इंफ्रा के 50 शेयर हैं, 229 के लेवल पर इन्होंने लिए हैं। शेयर में नुकसान झेल रहे हैं, तो राय चाहते हैं, केवल क्या कहेंगे आप? बिल्कुल प्रशांत, रिलायंस इंफ्रा ट्रेडर्स का एक फेवरेट स्टॉक है। काफी टाइम वॉलेटाइल मोमेंट में शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट देता है। अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। हालांकि इसका कुछ मुझे फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है,
तो अगर वो लंबी अवधि के लिए सोच नहीं रहे तो डेफिनेटली आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर ये 140 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और जब भी 105 रुपए का लेवल तोड़े आप इसमें लॉस बुक करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको खास यहाँ पर रणनीति बनाने की सलाह मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। राहुल गुप्ता हैं शिवपुर से और इनका सवाल है एनटीपीसी के इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं 178 के भाव पे और फिलहाल राय चाहते हैं। आस्था जी, एनटीपीसी पे क्या नजरिया है आपका? देखिए, नजरिया पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अभी तो इनको नुकसान हो रहा है, बट इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो और उसके ऊपर के लेवल यानी कि 180-82 तक के भी लेवल ये काउंटर हमें कुछ हफ्तों में दिखा सकता है या फिर कुछ महीनों की मैं बात करूं। एनटीपीसी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो देखिए, फंडामेंटल में इस बार जो नतीजे आए थे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी सॉलिड थी, क्योंकि उसमें एक जो अहम किरदार निभाया था, उन्होंने 3 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन किया है, वहां से भी एक पॉजिटिविटी आ रही थी। दूसरी तरफ फिक्स्ड कॉस्ट भी यहाँ पे थोड़ी-सी कम हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि नतीजे अभी जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से ये प्राइसेज़ जो है ये ऊपर की तरफ हमें जाने को देखने को मिल सकती है, जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल बने रहना है इनकी कॉस्ट प्राइस या फिर उसके ऊपर के लेवल जो कि 180-82 तक के लेवल है, वहाँ तक भी मैं उम्मीद करती हूँ ये स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आस्था जी, ये दर्शकों का सवाल जवाब का सिलसिला तो हम आगे चलाएंगे ही और बात करेंगे ही। इस बीच ज़रा मैं ये जानना चाहता हूँ और शायद हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं उनकी ये एक जिज्ञासा होगी कि जब मार्केट में इस तरह का वोलेटाइल नेचर नज़र आए और बहुत से सेंटिमेंट हैं जो मार्केट को इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो एक जो पॉजिटिविटी चाहिए और एक जो दौड़ चाहिए वो नहीं मिलती है, ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और जो एक छोटा नजरिया रखते हैं, इन दोनों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि उसकी वजह से अगर हम जो अभी के नतीजे देख रहे हैं, तो जो सेंसेक्स का ईपीएस है, वो कम होगा अगर नतीजे उतने अच्छे नहीं आएँगे और उसकी वजह से वैल्यूएशंस भी ज़्यादा होंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है कि नतीजे कैसे हैं। ये अप्लाई होता है ना सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की कंपनी पे, बल्कि छोटी और बड़ी सभी तरह की कंपनियों पे। तो नतीजे देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे छोटे इन्वेस्टर हो, चाहे लॉन्ग टर्म के हो। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई एक क्वार्टर में नतीजे किसी भी वजह से थोड़ा ऊठा-पटक होता है, तो फिर धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और बने रहना चाहिए। दूसरी तरफ मार्केट्स वॉलेटाइल है, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स भी सपोर्टिव नहीं होते, तो इंडिया में भी हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, प्लस अर्निंग्स भी अच्छी नहीं आ रही है, तो दोनों तरफ से मार होती है। पर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए, शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए और कंपनी के नतीजों को और कंपनी के फंडामेंटल्स को बराबर रिव्यू करते रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर कोई कंपनी में ना लगाएँ, जैसा कि कंपनी के फंडामेंटल ज़रूर देखें। बहुत सारे इन्वेस्टर ये देखते हैं टिकट साइज़, ₹10, ₹20, ₹50 के शेयर, ये ना देखें, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी काफ़ी लोग अटकते हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से टिकट साइज़ बड़ा है, लेकिन फंडामेंटल सॉलिड है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ शेयर्स कम आएँगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम रहेगा। तो उसका भी ध्यान रखें। थोड़ा-सा डेट की तरफ भी देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज़िंग सिनेरियो है। अगर डेट किसी कंपनी में ज़्यादा है, तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और बड़ी मार दिखा सकता है, तो उसका भी ध्यान रखें। इन ऑल थोड़ी-सी सेल्फ स्टडी ज़रूरी है करने के लिए, छोटे और लॉन्ग टर्म दोनों के इन्वेस्टर्स को, और धीरज के साथ रहना चाहिए और बढ़िया क्वालिटी की कंपनी में रहिए, रिटर्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो ये जो है वो गुरु ज्ञान बीच-बीच में हम आपके लिए लाते रहेंगे कि ताकि आपको भी समझ में आए, और कई बार एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है जब मार्केट इस तरह का नेचर दिखाता है। अब चलिए एक बार फिर से दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है विकास, नई दिल्ली से हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के इनके पास 1050 शेयर हैं, ₹31.50 के भाव पे लिए हुए हैं। केवल क्या होगी इनको खास सलाह? देखिए प्रशांत, ये वही बात है कि ऊपर के भाव पे थोड़ा सा ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं इन्वेस्टर्स। तो जैसे आस्था जी ने बताया कि थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस जरूरी है कि आप थोड़ा उसके कंपनी के रेशियोज वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानिए। ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है, बट बहुत ही एक बेसिक से कुछ नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आप देखो चार्ट में आईओबी का स्ट्रक्चर वीक है। इसने 50 डे मूविंग एवरेज वाला जो एक सपोर्ट था उसको ब्रेक किया हुआ है।
अभी 25 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरे लिए इसका सपोर्ट जो है वो 20 रुपए, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो प्लीज आप इसको होल्ड करिए 20 रुपए तक। अगर ये 18-19 के नीचे क्लोज आता है तभी आप इसमें लॉस बुक करिए। अदरवाइज अगर आईओबी की बैलेंस शीट वगैरह अच्छी रहेगी और अगले नतीजे अच्छे आएंगे तो मेरे लिए अगले लेवल 40 और उसके ऊपर 48 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपका नजरिया कम से कम 2 साल से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आपको खास रणनीति अपनानी है और किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनका नाम अविनाश, बिहार से हैं। आईसीआईसीआई के इन्होंने 900 शेयर लिए हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के इन्होंने 900 शेयर लिए हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ चार्ट में कुछ गलती है। मैं ये सवाल स्किप कर रहा हूँ और आगे अविनाश जी आपका सवाल लूँगा करेक्शन के साथ। अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। रविंद्र रावत हैं दिल्ली से और इन्होंने आईओसी के 102 शेयर लिए हुए हैं और जो भाव उन्होंने लिया है ऊपर लेवल्स पे ही लिया है, 102 रुपये से थोड़ा ऊपर इनका भाव है। होल्ड करें या फिर सेल करें? आस्था जी क्या होगी इनको सलाह? कंपनी ने नतीजे यहाँ बढ़िया पेश किए थे। 15% की ग्रोथ तो टॉप लाइन में थी। जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। जब मैं रिफाइनिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज की बात करती हूँ तो वो भी काफी बढ़िया आया था। मेरे हिसाब से $12.9 के आसपास का इनका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था। और सबसे बढ़िया चीज जो थी कि टर्न अराउंड हुआ था, क्योंकि नेट लॉस से प्रॉफिट में आया है, जो इस क्वार्टर 3 ऑफ FY23 के नतीजों में हमने देखा है। तो जब इस तरह के नतीजे आते हैं तो एक उम्मीद जागती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े सुधार की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस जो इनकी है वो तो देखने को मिलेगी, बाकी उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो लंबा नजरिया रखते हुए अभी होल्ड करने की सलाह है आईओसी। यहाँ पर बैंक की बात हो रही है। केवल एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल नहीं है ये, दरअसल एक मैं चर्चा आपसे चाह रहा था। क्या अभी भी ये जो मार्केट में सेंटिमेंट है, अभी भी जो हमने पीएसयू बैंक्स में एक बेहतर माहौल देखा था, संभावनाएं अभी बनी हुई हैं? किस तरह का नजरिया है आपका? केवल आप अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें जरा। मेरा अनम्यूट ही है। होपफुली मेरी आवाज पहुंच रही है। जी 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 जी। ओके प्रशांत, मैं ये बात कर रहा था पीएसयू बैंक में जिस हिसाब से रैली आई थी, अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर चार्ट देखते हैं तो अराउंड 3000 के लेवल था, जहां से वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर उसका ब्रेकआउट आया था। तो वहां से लेके 4500 तक को उसका एक रनअप आया हुआ है। तो ये जो रनअप है उसमें काफी सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। और अभी जिस हिसाब से वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशंस है अपने देश की, और जिस हिसाब से अभी अपना वित्तीय मंत्री ने जो अपने बजट जो पेश किया है और जो प्रपोजल्स है उसके हिसाब से रिकैपिटलाइजेशन के लिए उन्होंने इतना ज्यादा फंड जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से नहीं दिया है। होपफुली बैंक्स जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग जो बैलेंस शीट है उसको कंटिन्यू कर पाएगी। लेकिन ट्रेडर्स के लिए इसमें क्या फायदा है? ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा फायदा नहीं नजर आ रहा है। अगर आप अभी भी इसमें कहीं बने हुए हैं तो आपका प्रॉफिट बुक करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 100% आप बुक करिए, लेकिन आपकी 60-70% पोजीशन आप डेफिनेटली यहाँ से बुक कर सकते हैं। और जब भी वापस आपको 4500 के ऊपर पीएसयू बैंक का इंडेक्स मिलता है तो आप फिर से बाय करिए। और प्रशांत, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको फंडामेंटली कुछ चीजें एज अ ट्रेडर समझ नहीं आती है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टॉक मार्केट के जो फंडाज है उसके हिसाब से हम ये भी बोलते हैं कि जो चार्ट है वो चार्ट सारी चीजें ऑलरेडी जानता है। तो आप सिर्फ प्राइस और चार्ट को भी रीड करेंगे तो भी आप इसको डेफिनेटली इस ट्रेडिंग वाली जो जर्नी है उसको आप जीत पाएंगे, इसको आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो चार्ट के हिसाब से वापस जब 4500 के ऊपर पीएसयू बैंक इंडेक्स आता है तभी हम इसमें नया एंट्री लेंगे। अभी के लिए प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर सकते हैं प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें एक क्लैरिटी बड़ी आवश्यक हो जाती है। कई बार जो रैली हम देखते हैं तो वो रैली अचानक से क्यों स्टॉप हो जाती है, उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया केवल ने, और इस तरह की चर्चाएं हम वक्त वक्त पे आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए सवालों का सिलसिला हमें यहीं थामना होगा और ज़रा देख लेते हैं कि कल जो है
वो किन ट्रिगर्स पर आपको नज़र रखनी होगी, कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से बड़े डेवलपमेंट्स हैं, ज़रा उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात जो है वो है कि आरबीआई के रेट फैसले, जो कि हम एमपीसी की मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो फैसला कल आने वाला है, बहुत निगाहें रहेंगी। यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े भी कल जारी होंगे। डिज्नी उबर के नतीजे कल सामने आएंगे। इसके अलावा गोदरेज एग्रोवेट की बोर्ड बैठक कल होनी है, और ये बैठक दरअसल फंड जुटाने को लेकर हो रही है। डिबेंचर डेट सिक्योरिटीज जारी करके फंड जुटाने की योजना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक अहम मीटिंग जो है वो हेमंत सिंह का सीट की बैठक होने वाली है, और इसकी बोर्ड बैठक भी कल है। इसके अलावा संवर्धन मदरसन की जो बोर्ड बैठक है वो भी कल है, और ये भी बोर्ड बैठक फंड जुटाने को लेकर होने वाली है। पीरामल फार्मा का जिक्र करते हैं। पीरामल फार्मा की बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने को लेकर ही ये बोर्ड बैठक बुलाई गई है। और जो एनर्जी वीक चल रहा है उसमें कल जो है वो सऊदी के मंत्री शामिल होंगे। फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल का इसमें इंटरव्यू भी होगा। जो बाइडेन स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल का बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है, वहां भी निगाहें रहेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जो है वो राजस्थान का यानी मरुधरा का बजट पेश करेंगे। तो ये कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां नजर रखनी है आपको। और कल क्रेडिट पॉलिसी के आंकड़े आने वाले हैं। इस पर ईटी नाउ स्वदेश ने एक पोल कराया। पोल में लोगों ने अपनी राय जाहिर की। इस पर ज्यादा ब्यौरा और पोल की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। जी हाँ, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, वो डिसाइड करेगी रेट्स आगे जाके किधर जाते हैं। और हमारा पोल इंडिकेट करता है कि रेट्स बढ़ेंगे 0.25% से। तो अब जो रेपो रेट है वो 6.25% से 6.5% पे जाएगा। उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बोरोइंग रेट्स पे। पर देखते हैं लार्जली कि ये डिसीजन क्यों आएगा। इन्फ्लेशन घट रहा है, बट फिर भी जो आरबीआई का टारगेट है 4%, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इन्फ्लेशन जो कि 7.8%, 7.9% के आसपास था अप्रैल 2022 में, अब जाके इन्फ्लेशन आ गया है 5.7% पे, जो कि एक अच्छा नंबर है, पर आरबीआई के 4% टारगेट से काफ़ी ऊंचा है। तो अब देखना है कि आगे जाके आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे देखता है और रेट्स को आगे जाके बढ़ाना चाहता है कि नहीं। दूसरी बात है कि ये टाइम रेट्स क्यों बढ़ेगा। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो फेडरल रिजर्व है, यूएस सेंट्रल बैंक है, बाकी के ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है, वो अभी भी उनके रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर आरबीआई अपना रेट नहीं बढ़ाएगा तो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी पे प्रेशर आ सकता है। तो वो एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह है आरबीआई को ये चीज़ों को ग्रोथ के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। ग्रोथ अभी भी लार्जली 6% के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो कि एक हेल्दी नंबर है। बहुत अच्छा नहीं है पर हेल्दी है। तो करंटली आरबीआई इन्फ्लेशन पे लार्जली फोकस करेगा, यही इकोनॉमिस्ट का मानना है। और ये नतीजा होपफुली आएगा कल, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का जो रिज़ल्ट है वो बाहर आएगा, जब गवर्नर दास हमारे साथ बात करेंगे। और चलिए अब कमाई का मौका, और अब कमाई का जो वीआईपी सेगमेंट है उसकी बारी है। आस्था जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बताएं आपकी चॉइस आज क्या है। जी बिल्कुल पसंद आता है। मेनन बियरिंग खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसमें जो टारगेट्स दे सकते हैं, देख सकते हैं, वो 115 से 120 रहेंगे। समय सीमा 2 से 3 महीने भी रह सकती है। तो मेनन बियरिंग को खरीदना है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है। तो मेनन बियरिंग को आपको खरीदना है, और यहाँ पर टारगेट जो है वो 115 का रखा हुआ है। आस्था जी ने यहाँ पर निगाह रखनी है। चलिए केवल आप बताएं आपकी चॉइस आज क्या है। प्रशांत, मेरी चॉइस एक एफएनओ स्टॉक है और एक नॉन एफएनओ स्टॉक है। सबसे पहले कोल इंडिया की बात करते हैं। कोल इंडिया 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है और एक बहुत ही बढ़िया वीकली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट रेंज के पास है। तो मैं इसको एक शॉर्ट टर्म 2 से 3 महीने के नजरिए के हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेड स्विंग लेना चाहता हूँ। अभी 220 का भाव चल रहा है, आप सीएमपी पे भी बाय कर सकते हो, या फिर
50 डे मूविंग एवरेज जो कि 222 है, उसके ऊपर जब आपको कोल इंडिया मिलता है आप इसको बाय करिए। स्टॉप लॉस है 209 रुपए का, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हम रखेंगे। और इसका जो टारगेट है वो ऊपरी एक गैप एरिया है, जो गैप एरिया है वो 240 से लेके 246-47 तक है। मैं 240 से 250 का टारगेट रेंज लेके चल रहा हूं। जब भी आपको 250 और 240 का लेवल मिले, आप आपका प्रॉफिट हिस्से में बुक करिए। जैसे कि 240 के लेवल पे आप आपकी 40-50% पोजीशन बुक कर सकते हैं, बाकी की पोजीशन आप कैरी करके 250 के रेट पे बुक कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है वरुण बेवरेजेस, तो मेरे ख्याल से सबकी बहुत ही फेवरेट कंपनी है। वरुण बेवरेजेस एक्चुअली दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है आउटसाइड यूएस, और ये दो हिस्सों में काम करती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हम लोग इसकी सारी ब्रांड्स बहुत अच्छे से पहचानते हैं, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप वगैरह। और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी जैसे कि ट्रॉपिकाना जूस है, 7 अप नींबू एक बहुत ही उसकी फेमस ब्रांड है, गैटोरेड आउटसाइड इंडिया बहुत चलता है, और रिसेंटली क्वैकर ओट का भी उनके पास जो है वो ब्रांड है। और पानी की बोतल, जैसे अभी गर्मी की सीजन आने वाली है अगले 2 महीने में, और इंडिया में गर्मी की सीजन बहुत ही चलती है, तो एक्वाफिना एक उनकी ब्रांड है जो चलती है। तो वरुण बेवरेजेस बाय करिए। आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 970 का, और टारगेट अपने लिए रहेगा 1570 और 1740 का। ये अगले 3 से 4 महीने के लिए ये स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ प्रशांत। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास निगाह रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे केवल आपका, और इसके साथ ही आस्था जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।